गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है किशोर अवस्था। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बेटा, आज का पाठ है आपका किशोर अवस्था। आइए जानते हैं किशोर अवस्था क्या होती है, क्या इसके लक्षण हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। अपने माता के गर्भ में आने के बाद शिशु धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है। पैदा होने के बाद 10 से 11 वर्ष की आयु में एकाएक वृद्धि में तीव्रता आती है। मतलब कि 10 से 11 वर्ष की आयु में बच्चे के अंदर तेजी से विकास या वृद्धि होती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का ही एक भाग होते हैं और इस ओर इशारा करते हैं कि अब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब वह बच्चे नहीं रहे तथा वह युवा अवस्था की ओर कदम रख रहे हैं। आगे देखते हैं। बचपन अर्थात बाल्य अवस्था 10 वर्ष तक की होती है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिनके बाद जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। टीनेज काल में मानव शरीर में बहुत सारे शारीरिक और जैविक परिवर्तन आते हैं। आइए चलिए पढ़ते हैं। किशोर अवस्था एवं यौवन का आरंभ। आइए देखते हैं। शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ता मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे आपको 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था तथा किशोर अवस्था और प्रौढ़ता अवस्था। हमारा जो जीवन काल है इन 4 अवस्थाओं के अंदर ही बटा होता है। जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु तक को हम शैशव अवस्था कहते हैं। इस अवधि के दौरान बच्चे बहुत तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। वह बैठना, खड़े होना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और आसपास के लोगों और चीजों को पहचानना इसी अवस्था में सीखते हैं। फिर 10 से 12 वर्ष की आयु बाल्य अवस्था कहलाती है, जो कि पूर्व किशोर अवस्था का चरण है। बाल्य अवस्था के बाद बच्चे एक निश्चित दर पर आकार और वजन में वृद्धि करते हैं। वे बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से विकसित होते हैं। ये विद्यालय में जाते हैं और कई चीज सीखते हैं तथा अपनी दिनचर्या की गति को भी स्वयं करने लगते हैं। बाल्य अवस्था और प्रौढ़ता के मध्य की अवधि को किशोर अवस्था कहा जाता है। 10 से 12 की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। तो शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। यह इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अब आपके बच्चे युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके बाद जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ 18 वर्ष या 19 वर्ष की आयु तक यह रहती है। इसको टीनेजर्स भी कहा जाता है। आगे देखते हैं यौवनारंभ। तो किशोर अवस्था का प्रारंभ यौवना आरंभ कहलाता है। यह वह उम्र होती है जिसमें लिंग हार्मोन या युग्मक पैदा होने शुरू हो जाते हैं तथा लड़का और लड़की यौन दृष्टि से परिपक्व या मेच्योर हो जाते हैं या प्रजनन करने में सक्षम हो जाते हैं। यौवन आरंभ लड़कों की तुलना में लड़कियों में जल्दी जल्दी शुरू हो जाता है। लड़कियां 10 से 12 वर्ष की आयु में ही इसको प्राप्त कर लेती हैं, इस अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं, जबकि लड़कों में ऐसा 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ होना शुरू होता है। किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं जो कि यौवन आरंभ का संकेत होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास होना। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवन आरंभ समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तन। तो क्या क्या परिवर्तन है जो किशोर अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। तो आप स्वयं अपने शरीर
और दोस्तों में होने वाले बहुत से परिवर्तन को देख सकते हैं। ये सब यौवन आराम अर्थात युवा अवस्था के कारण है, जैसे कि लंबाई में वृद्धि होना। तो लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवन आराम के दौरान होने वाला सबसे दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इसी समय शरीर की जो हड्डियां हैं वह हाथ पैरों की हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा होता जाता है। आगे देखते हैं, प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं और 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। दोनों की ही लंबाई की जो वृद्धि दर है वह भिन्न भिन्न होती है। किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान हो सकती है। यह कारण है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के लिए इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलन भोजन जरूरी होता है। तो देखते हैं निम्नलिखित तालिका उम्र के साथ लड़कों व लड़कियों की ऊंचाई में संभावित वृद्धि दर्शाती है। जैसे कि जब आयु आपकी 8 वर्ष होती है तो पूर्ण लंबाई का यानी कि 100% लंबाई का जो आपकी अधिकतम लंबाई हो सकती है उसका 72% आपकी 8 वर्ष की आयु में लड़कों की लंबाई बढ़ जाती है। दूसरी तरफ लड़कियां 77% बढ़ती हैं। ऐसे ही अगर आपकी 9 वर्ष की आयु होती है तो 75% लड़कों की आयु बढ़ जाती है और 81% तक लड़कियों की आयु बढ़ती है। इसी प्रकार जब 18 वर्ष के दोनों हो जाते हैं तो अपने अधिकतम आयु को प्राप्त कर लेते हैं। आगे देखते हैं, इस तालिका का प्रयोग करके हर कोई व्यक्ति संभावित ऊंचाई का पता लगा सकता है। इसके लिए एक सूत्र दिया गया है जो कि यहाँ पे निम्नलिखित है कि पूर्ण लंबाई को इज इक्वल्स टू वर्तमान लंबाई जो आपकी है, अगर 100 से गुणा करके वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई के प्रतिशत से डिवाइड कर देते हैं तो आपकी आयु निकल के सेंटीमीटर्स में आ जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए बताया गया है, एक लड़की जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई क्या होगी? तो आप 120 को 75 से मल्टीप्लाई कर तो आप 120 को 100 से मल्टीप्लाई करके 75 से डिवाइड करेंगे, जिससे उसकी लंबाई सेंटीमीटर्स में निकल कर आ जाएगी। आगे देखते हैं, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। तो किशोर अवस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। लड़कों का शरीर अधिक मांसल हो जाता है, उनके कंधे चौड़े हो जाते हैं तथा कमर पतली हो जाती है और एक लड़की का शरीर कमर के नीचे चौड़ा और कंधे पर संकीर्ण हो जाता है। आगे चलते हैं, स्वर में परिवर्तन। तो आपने अनुभव किया होगा कि कभी कभी आपकी कक्षा में कुछ लड़कों की आवाज फटने लगती है और युवा अवस्था में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ भी होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसको एडम्स एप्पल या कंठमणि कहा जाता है। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। आइए आगे देखते हैं, स्वेद एवं तैलीय ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। तो किशोर अवस्था में तैलीय ग्रंथियों का जो स्त्राव होता है वह बढ़ जाता है। इनके कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसी तथा मुहासे अधिक निकलने लगते हैं। जनन अंगों की परिपक्वता। तो किशोर अवस्था के अंत तक नर जनन पुरुष जैसे कि प्रशन एवं लिंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और शुक्राणुओं का बनना भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय के आकार में वृद्धि हो जाती है और अंडे परिपक्व होने लगते हैं तथा अंडाशयों से अंडाणु का बनना भी शुरू हो जाता है। फिर है मानसिक, बौद्धिक तथा संवेदनात्मक विकास। तो किशोर अवस्था में व्यक्ति
सोचने के ढंग में परिवर्तन लाता है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र और अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास होता है तथा सोचने विचारने में काफी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जो उसके मस्तिष्क को सीखने की क्षमता जिसमें उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। आगे देखते हैं, इस चरण के दौरान आमतौर पर निम्नलिखित परिवर्तन देखे जा सकते हैं। किशोर ज्यादा स्वतंत्र और आत्म जागरूक होते हैं। वे स्वीकृति और समझ की आवश्यकता महसूस करने लगते हैं। विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ संबंध बनाना या विकसित करने का आग्रह हो जाता है। उन्हें दोस्तों का साथ पसंद होता है। यह एक भावनात्मक समय है। इस चरण में हार्मोन मनोदशा को परिवर्तित भी करते हैं। स्वर यंत्र में वृद्धि गर्दन में एक सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एपल कहा जाता है। फिर है आपके द्वितीय लैंगिक लक्षण। तो द्वितीय लैंगिक लक्षण एक पुरुष को एक महिला से अलग प्रदर्शित करने में मदद करते हैं। लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण एक प्रजाति के नर और मादा के बीच का अंतर है। कुछ सामान्य द्वितीय लैंगिक लक्षण इस प्रकार से बताए गए हैं, जैसे कि लड़कों में द्वितीय लैंगिक लक्षण है, चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लगती है, लड़कों के सीने पर बगल तथा जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। फिर है लड़कियों में द्वितीय लैंगिक लक्षण। तो युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है। लड़कों की भांति लड़कियों में भी बगल तथा जांघ के ऊपरी भाग में बाल आ जाते हैं। लड़कियों का स्वर उच्च तारत का हो जाता है। लड़कियों के कूल्हे के आकार में भी वृद्धि होने लगती है। तो ये कुछ द्वितीय लैंगिक लक्षण हैं। आगे देखते हैं, लड़कों और लड़कियों में कुछ उभयनिष्ठ लक्षण जो दोनों में पाए जाते हैं, जैसे कि बगल व जांघ के ऊपरी भाग में बालों का आना। किशोर अवस्था में होने वाले ये परिवर्तन हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। हार्मोन्स रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियां अथवा अंतःस्रावित तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। युवा अवस्था के साथ ही वृषण पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना शुरू कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तन का कारण बनता है, जैसे कि चेहरे पे बाल आना। लड़कियों में यौवन आरंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन उत्पादित करना शुरू कर देता है, जिससे स्तनों का विकास होता है। दुग्ध स्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित हो जाती हैं। आगे देखते हैं, इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जिसको पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से एक हार्मोन अंडे की परिपक्वता शुक्राणुओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, जिनका अर्थ है कि हार्मोन प्रवाह के माध्यम से लक्ष्य स्थल तक पहुंचता है। आगे चलते हैं, प्रकार्य प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। तो हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है। वह अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य तक पहुंचा दिए जाते हैं। हार्मोन के प्रति लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक स्रावित हार्मोन कहलाते हैं। आगे देखते हैं, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन पुरुष व नर तथा एस्ट्रोजन स्त्री मादा, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि है उससे स्रावित हार्मोन और नर से स्रावित हार्मोन हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है तथा स्त्री के द्वारा एस्ट्रोजन होता है। रुधिर में प्रवाह में स्रावित किया जाता है इसको तथा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है और यौवन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तन को यह उद्दीपित करता है। फिर है मानव में जनन काल की अवधि। तो जनन चरण यौवन की शुरुआत से प्रारंभ होता है। यह समान उम्र के लड़कों व लड़कियों में देखा जाता है, लेकिन
पुरुषों में जनन क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा बहुत लंबे समय तक रहती है। स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ 10 से वर्ष आयु में हो जाता है और सामान्यतः 40 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है, लेकिन पुरुषों में यह 60 वर्ष की आयु से ऊपर भी हो सकता है। यौवन आरंभ पर अंडाणु मैच्योर या परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। इस अवधि में गर्भाशय की जो दीवार है वह मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के बाद युग्मनज को ग्रहण कर सके और गर्भ धारण कर सके, तथा यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब ऐसी स्थिति में अंडाणु और गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित वहां से टूट जाता है और यह रक्त स्त्राव के रूप में शरीर से बाहर आने लगती है, जिसको हम ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौवन आरंभ में होता है, जिसको रजोदर्शन कहा जाता है। फिर है आपका लगभग 40 से 45 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है और इसके रुक जाने को रजोनोवृत्ति यानी कि मोनोपॉज कहा जाता है। आगे चलते हैं, संतान का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो एक बच्चे का लिंग निर्धारण युग्मनज में होने वाले गुणसूत्रों के मिलने पर निर्भर करता है। मानव में सामान्यतः प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं। 23 जोड़ों में से 22 जोड़े तो एक जैसे समरूप होते हैं और 23वें जोड़े में गुणसूत्र समान तथा भिन्न हो सकते हैं। तो गुणसूत्रों की इस जोड़ी को सेक्स गुणसूत्र कहा जाता है। 23वीं जोड़ी में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई। गुणसूत्र के रूप में माना जाता है कि स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है। परमाणु शुक्राणु में दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक एक्स तथा दूसरे प्रकार में वाई होता है। लड़की का जन्म जब होता है जब दो एक्स गुणसूत्र के साथ शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है, तथा लड़के का जन्म जब होता है जब वाई गुणसूत्र के साथ शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है। तो यानी कि जब एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो बेटी का जन्म होता है और जब एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो बेटे का जन्म होता है। आगे देखते हैं, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। तो किशोर अवस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तनों के लिए केवल सेक्स हार्मोन ही जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि अन्य हार्मोन भी हैं जो शारीरिक परिवर्तनों के कारक होते हैं, जैसे कि आपका है थायरोक्सिन। यह थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। यह गले के सामने के भाग में उपस्थित होता है तथा थायरोक्सिन के अनुचित स्राव की स्थिति में गले के सामने वाला भाग सूज जाता है, जिसको गॉइटर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, इंसुलिन हमारे शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन है। यह हार्मोन अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है तथा यदि अग्नाशय ठीक प्रकार से इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता तो रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें मधुमेह रोग भी हो जाता है। आगे देखते हैं, एड्रीनेलिन। तो गुर्दे के शीर्ष पर एड्रीनल ग्रंथि द्वारा एड्रीनेलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। इसको फाइट फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। यह एक आपातकालीन हार्मोन है। यह स्तर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रेनालिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य भी करता है। फिर है आपका थायरोट्रोपिक हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी नामक मास्टर ग्रंथि है। यह जो अन्य ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि
प्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन को स्रावित करती है तथा पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को भी स्रावित करती है। फिर है आपके जननात्मक स्वास्थ्य संतुलित आहार क्या है? तो किशोर अवस्था के दौरान उचित संतुलित आहार की जरूरत होती है। भोजन में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा विटामिन, खनिज लवण होने चाहिए जो आपका संतुलित भोजन का निर्माण करते हैं। फिर है व्यक्तिगत स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार अवश्य स्नान करना चाहिए तथा शारीरिक व्यायाम। प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, टहलना चाहिए तथा बाहर खेलना चाहिए। नशीली दवाओं का निषेध करें। किसी को भी नशीली दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। किशोर अवस्था में व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय होता है जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। इसमें भ्रमित अथवा असुरक्षित महसूस ना करें। इसके लिए आप नशीली दवाओं तथा इस प्रकार के पदार्थों से दूरी बनाए रखें। फिर है आपका एड्स। तो एड्स के विषय में तो आपने अवश्य ही सुना होगा, जो कि HIV नामक खतरनाक विषाणु द्वारा फैलता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए उपयोग की जाने वाली सीरीज द्वारा भी किया जाता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे पीड़ित रोगी मां से दूध द्वारा शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करने पर भी इस रोग का संक्रमण फैलता है। आइए देखते हैं स्मरणीय तथ्य। तो बाल्य अवस्था 2 वर्ष से 10 से 11 वर्ष के बीच विकास का चरण है। बाल्य अवस्था और प्रौढ़ता के बीच की अवधि को किशोर अवस्था कहा जाता है। मनुष्य में 11 से 12 या 18 से 19 के बीच की अवधि किशोर अवस्था कहलाती है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन का स्त्रावन करती है। किशोर अवस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन तथा मानसिक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। किशोर अवस्था के प्रमुख द्वितीय लैंगिक लक्षणों में लड़कों में दाढ़ी मूछ निकलना तथा शुक्राणु निर्माण और लड़कियों में स्तन का विकास तथा अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। प्रशन द्वारा स्त्रावित टेस्टोस्टेरोन को पुरुष हार्मोन तथा अंडाशय द्वारा स्त्रावित एस्ट्रोजन को स्त्री हार्मोन कहा जाता है। अजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मनज में XX गुणसूत्र है अथवा XY गुणसूत्र है। किशोर अवस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना जरूरी होता है। तो आइए बच्चों इस पाठ का अभ्यास देखते हैं। शुरू करते हैं प्रश्न का। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। किशोर अवस्था की अवधि है 6 से 11 वर्ष, 11 से 19 वर्ष या 20 से 50 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो 11 से 19 वर्ष की अवधि किशोर अवस्था की अवधि कहलाती है। यौवन आरंभ में रजोधर्म की शुरुआत को कहा जाता है। तो यौवन आरंभ में रजोधर्म की शुरुआत को रजोदर्शन कहते हैं। किस जोड़ी में गुणसूत्र समान अथवा भिन्न हो सकते हैं? तो 23वें जोड़ी में गुणसूत्र समान अथवा भिन्न हो सकते हैं। कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन ऐसा करता है। फिर है आपका प्रश्न खा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनन परिपक्वता डैश में आती है। तो जनन परिपक्वता आपकी किशोर अवस्था में आती है। डैश की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। तो किसकी अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है? तो जनन काल की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किशोरों में गले में स्वर यंत्र के उभार को एडम्स एप्पल कहा जाता है।
नली विहीन ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित इन रासायनिक नियामकों को हार्मोन्स कहा जाता है। डैश में वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित करता है। तो पुरुषों में वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित करता है। फिर है आपका प्रश्न का, यहाँ पे आप एक बार 4th नंबर का प्रश्न दोबारा देखिए। नली विहीन ग्रंथियां द्वारा स्त्रावित इन रासायनिक नियामकों को हार्मोन्स तो कहते हैं, लेकिन इनको अंतः स्त्रावी हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो नलियां हैं ये इनकी नलियां बाहर नहीं होती है, नली विहीन होती हैं। हमारे शरीर में अंदर ही अंदर ये बहते रहते हैं और उत्सर्जित होते रहते हैं। आगे देखिए, शुक्राणु प्रश्न का है, मिलान कीजिए शुक्राणु का बनना। वृषण में अंडाणु, अंडाशय, हार्मोन्स हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। स्वर परिवर्तन स्वर यंत्र से होता है। दाढ़ी मूंछ का निकलना द्वितीय लैंगिक लक्षण के अंतर्गत आता है। फिर है आपका सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1 है, शास्य अवस्था में बच्चे बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। सही। किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। सही। पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। सही। लड़कों से लेकर पुरुषों और लड़कियों से लेकर महिलाओं में अचानक परिवर्तन होते हैं। सही। रजोधर्म में रक्त का स्त्राव होता है। सही। आगे देखते हैं प्रश्न अंघा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा इन प्रश्नों को आप स्वयं के द्वारा घर पर ही करेंगे। तो बच्चों आपका ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से यह पाठ समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।